था? गलत जवाब आपने दिया है। ऊर्जा का ट्रांसमिशन, ऊष्मा का ट्रांसमिशन, ऊर्जा नहीं, हीट ट्रांसमिशन था। और हीट ट्रांसमिशन में 3 प्रोसेस आपने पढ़े थे हीट को ट्रांसफर करने के। अगर किसी सॉलिड से हीट का ट्रांसफर करना हो सॉलिड में, तो कौन सा मेथड अप्लाई करते हो? कंडक्शन, चालन द्वारा ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है। जितनी धातुएं होती हैं उन सभी में ऊष्मा का प्रवाह किस मेथड से होता है? बतिया लो, तुम सुन नहीं पाओगे ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही सुन के बोलना, कंडक्शन। तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का प्रवाह चालन द्वारा होगा, कंडक्शन द्वारा होगा। अगर वो पदार्थ द्रव होगा तो कन्वेक्शन। अगर द्रव है, पानी को गर्म करना है, तो आपको पता है कि पानी के मॉलिक्यूल जैसे जैसे गर्म होंगे ऊपर उठते हैं और ऊपर आकर के ऊपर के ठंडे पार्टिकल नीचे पहुंचते हैं। तो इस तरह से पूरा पार्टिकल वहां पे पूरा जो द्रव होगा गर्म होगा। तो यहाँ पे पार्टिकल ट्रांसफर होते हैं ना। अच्छा, लोहे की रॉड को गर्म करेंगे तो पार्टिकल ट्रांसफर तो होंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि यहां का कण उड़ के यहां पे आ जाएगा। तो कंडक्शन में क्या होता है, चालन में क्या होता है, माध्यम के कण विस्थापित नहीं होते, यानी गति नहीं करते। कन्वेक्शन में माध्यम के कण गति करते हैं, यानी द्रव के कण गति करेंगे, तब वहां पर ऊष्मा प्रवाहित होगी। और कौन सा मेथड होगा? कन्वेक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं? संवहन द्वारा। थर्ड मेथड कौन सा है? जैसे सन टू अर्थ हीट आ रही है, सूरज से पृथ्वी तक ऊष्मा आ रही है, ये कौन से मेथड से आ रही है? बाई रेडिएशन, विकिरण द्वारा आ रही है। अब ये विकिरण जो आ रही हैं, ये कौन सी वेव होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो सूरज से पृथ्वी तक ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है। याद रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 3 मेथड आपने पढ़े थे। और इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करना था वो कौन सा था? शायद मैंने लिखा भी था कल, और वो टॉपिक हो नहीं पाया था। याद है कौन सा था? किसी को नहीं पता। इसका मतलब किसी ने फोकस नहीं किया था पढ़ाई पे। अच्छा, ठीक है, आपने अच्छा किया है कि आपको याद नहीं है, हम आपको याद दिलाते हैं। इतना मुझे याद है कि मैंने टॉपिक लिखा था, लेकिन उसके बारे में कुछ करवा नहीं पाए थे, छोड़ दिया था उसको। टॉपिक का नाम था ऊष्मा चालकता गुणांक। याद आया? ये मैंने हेडिंग डाल रखी थी कल, और इसके बारे में कुछ बता नहीं पाए थे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं मालूम। थर्मल कंडक्टिविटी। तो भैया थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी बात करना है। ऊष्मा चालकता गुणांक। अच्छा, ऊष्मा चालकता गुणांक होता क्या है? ये किसी भी मेटल का, किसी भी सॉलिड का, या किसी पदार्थ का कह लो, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी वैल्यू कह सकते हो, जो बताती है कि वो पदार्थ कितना स्पीड से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपने प्लास्टिक की रॉड ले लिया, लकड़ी के ले लिया, लोहे के ले लिया, अब सबको सेम टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हो एक साथ में, पहले कौन गर्म होगा? पहले कौन गर्म होगा? प्लास्टिक पहले, लोहा नहीं गर्म होगा पहले? भैया आपको ये तो पता होना चाहिए, जो हीट का अच्छा कंडक्टर होगा वही तो ज्यादा हीट ले पाएगा। तो सबसे पहले लोहा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि लोहे की प्लास्टिक और लकड़ी से कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो जिसकी कंडक्टिविटी यानी ऊष्मा लेने की क्षमता जिसकी ज्यादा होगी वो पहले गर्म हो जाएगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये जो ऊष्मा, हमने ऊष्मा चालकता गुणांक नाम लिया है, थर्मल कंडक्टिविटी नाम लिया है,
ये वही चीज है, यही बताएगा कि कौन सा मेटल, कौन सा सॉलिड कितनी जल्दी, कितनी फास्ट वो गर्म होगा या ठंडा होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, इस चीज को समझना। मान लीजिए कि आपके पास ये हो गया एक कंडक्टर, हाँ ठीक, ये कंडक्टर हो गया, यानी कोई चालक है। आप इसको लोहे का, लकड़ी का, जिसका मानना है मान सकते हो, आपकी मर्जी है। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई स्मॉल एल है, स्मॉल एल लंबाई का ये चालक तार भी कह सकते हो। अगर मान लो इसको हम एक साइड से कैपिटल क्यू ऊष्मा दें, कैपिटल क्यू यहां से हीट है, जो हीट सप्लाई करेंगे, तो अमाउंट ऑफ हीट को किससे लिखोगे? क्यू से लिखना, ध्यान रखना। और लेंथ कंडक्टर की एल हो गई। अगर मान लो इस सिरे को हमने टेम्परेचर दिया, तो बताइए ए और बी पॉइंट के जो टेम्परेचर होंगे क्या सेम होंगे या अलग अलग होंगे? भाई जिस तरफ से ऊष्मा जाएगी उधर ज्यादा गर्म होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और लास्ट में इधर टेम्परेचर कम होगा। लेट कर लेते हैं कि मान लो यहां पे टेम्परेचर θ1 है और इसके एंड पॉइंट का टेम्परेचर θ2 है। अगर हम आपसे बोले इस कंडक्टर में दोनों एंड पॉइंट का या दोनों सिरों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तापांतर कितना होगा, कैसे निकालोगे? तापांतर यानी दोनों सिरों के तापों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन बोथ टेम्परेचर। बताओ कैसे निकालोगे? दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है। हमने कहा ना दोनों सिरों के बीच में ताप का अंतर कितना होगा, तो क्या करोगे? अगर आपसे तापांतर पूछा जाए, टेम्परेचर डिफरेंस पूछा जाए, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे। ज्यादा कौन सा टेम्परेचर होगा, θ1 या θ2? हाँ, क्योंकि इस साइड से आपने हीट को सप्लाई किया था, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया θ1 माइनस θ2 हो गया। इतना क्लियर हो गया? अगर मान लो इस कंडक्टर को हमने जो हीट सप्लाई किया है वो मान लो एट, यहीं पे लिख देते हैं, एट टाइम स्मॉल टी टाइम तक इसको हीट सप्लाई किया है, तो पहले एंड पॉइंट, पहले सिरे का टेम्परेचर θ1 है और लास्ट एंड पॉइंट का टेम्परेचर θ2 है। अगर मान लो इस पूरे कंडक्टर का एरिया कैपिटल ए हो, तो बताना है दी गई जो हीट है, गिवन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, चालक के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगा। कौन? दी गई ऊष्मा। क्यों क्या है? जब तक लिखेंगे नहीं तब तक तुम लोग बोलोगे नहीं। दी गई ऊष्मा क्या होगी? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। भाई चालक का क्षेत्रफल जितना ज्यादा क्षेत्रफल वाला होगा, ऊष्मा उतनी ज्यादा हो लेगा, उतना ज्यादा टाइम में गर्म होगा। यानी क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो ऊष्मा ज्यादा खर्च होगी। मान लो इतनी मोटी रॉड को गर्म करना है तो जितनी ऊष्मा इसमें लगेगी, अगर इससे ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ा दिया, मान लो ज्यादा मोटा, तो उसको गर्म करोगे तो ज्यादा इससे हीट सप्लाई होगी इसमें। तो सिंपल सा है, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे हीट भी बढ़ जाएगी। ये पहली बात बोली गई है। दूसरी बात ये बोली गई है, गिवन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड पॉइंट, दोनों सिरों के बीच का जो तापांतर होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा हीट सप्लाई करोगे, जितना ज्यादा यहां से ऊष्मा दोगे, इन दोनों सिरों के बीच ताप का उतना ज्यादा अंतर मिलेगा। ऐसा होगा? तो यहां पे क्या हो गया? तापांतर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही तो मतलब हो गया, एक बढ़ाओगे दूसरा भी बढ़ेगा। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है,
अब थर्ड पॉइंट की बात है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जितने टाइम तक हीट दोगे, जितने टाइम तक हीट दोगे, मान लो किसी बॉडी को हम गर्म कर रहे हैं, टाइम जितना ज्यादा लेंगे उस बॉडी में हीट उतनी ज्यादा सप्लाई होगी। यानी गिवन हीट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जितना ज्यादा टाइम लोगे उतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी। ये तीन बातें हो गई जिनमें बढ़ाते जाओगे तो हीट क्या होगी, ज्यादा यूज हो जाएगी। एक और बात इसमें बची है, वो कौन सी है? एक है इसमें लेंथ। चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी ऊष्मा उतनी ही कम दूरी तक जाएगी। यानी गिवन हीट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। लंबाई बढ़ाओगे तो हीट कम हो जाएगी। अच्छा, लंबाई बढ़ाने क्या मतलब है? मान लो ये इतना मोटा है, ये चालक हो गया। अभी इसकी लंबाई मान लो ये कुछ हो गई, मान लो 10 सेंटीमीटर है। इसको खींच दिया हमने, बढ़ा दिया पूरा 1 मीटर। तो बताइए, लंबाई बढ़ा दिया तो जितना टाइम तक आपने गर्म करने में जितना टाइम लगाया था, अब खींचने के बाद क्या उतना ही टाइम लगेगा गर्म करने में? कम टाइम लगेगा ना, जल्दी गर्म हो जाएगा। मान लो एक लोहे का तार है पतला सा, ठीक है, उस तार को गर्म करोगे कितना टाइम लगेगा? मान लो बहुत ज्यादा 15-20 सेकंड में गर्म हो जाएगा। और उसी तार को मान लो पीट पाट के उसको सिकोड़ करके इतना मोटा बना दिया जाए तार, उसको गर्म करो, क्या वो भी उतना जल्दी गर्म हो जाएगा? तो तार की लंबाई छोटा किया तो उसमें क्या हुई, ज्यादा खर्च हो रही है। और लंबाई बढ़ा दिया तो उसमें कम खर्च होगी। ये मतलब समझ में आया इस चीज का? तो ये चार बातें हैं, ये कब यूज होंगी? जब किसी भी कंडक्टर को हीट सप्लाई करोगे तो ये चार बातें निकल कर आएंगी। अगर इन चारों इक्वेशन को मिला दिया जाए बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, चारों को मिलाओगे तो भैया गिवन हीट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। सबको मिलाएंगे ऐसा ही बनेगा। अब आपको यह भी मालूम है कि अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। यहां पे कांस्टेंट दिया गया K, बाकी इसी को नोट कर देंगे। अब इसमें एक एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ए क्या है? चालक का क्षेत्रफल है। θ1 माइनस θ2 क्या है? दोनों सिरों का तापांतर है, यानी तापों का अंतर है, टेम्परेचर डिफरेंस है। टी क्या है? टाइम है। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है, चालक की लंबाई है। और के क्या है? तो आप कहोगे ये सर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वेयर के इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी। इसी को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। यही बताता है कि किस कंडक्टर में हीट कितनी ज्यादा मात्रा में या कितनी कम रेट से फ्लो होगी। तो जो रेट बताएगा वो कौन होगा? थर्मल कंडक्टिविटी होगी, या कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी। नोट कर लीजिए। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था, जब इलेक्ट्रिक अब करंट आया था तो उसमें आपने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी पढ़ा था। तो यहां अगर हीट सप्लाई होगी तो यहां पर भी तो रेजिस्टेंस आएगा, उसको क्या बोलोगे? थर्मल रेजिस्टेंस बोलना है, ऊष्मीय प्रतिरोध बोलना है। वो कैसे आएगा? उससे पहले हम जान लेते हैं बताएं कि थोड़ा सा नोट कर लो पहले।
ध्यान से पढ़ना है, चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके 11th क्लास में जो बच्चे होंगे उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। और आप जो पढ़ रहे हो क्लास 11th में, तो ये हेडिंग शायद ना पढ़ी हो भी आपने, क्योंकि यहाँ तक अभी आप क्लास में नहीं आए होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ध्यान रखना आपकी क्लास लेवल पे पूछा जाएगा। ऊष्मा चालकता गुणांक क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, तो पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। इसके बाद जो आता है ऊष्मा प्रवाह की दर, रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो पूछा जाएगा। इसके बाद बात करेगा थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ा था, वैद्युत प्रतिरोध। कोई बताएगा वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? सिंपल सा है, आप अब कुछ नहीं मालूम तो आप बोल सकते हो। अच्छा, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है ये बताओ। प्रतिरोध का मतलब रुकावट, अवरोध, है ना। यानी धारा के मान में जो अवरोध उत्पन्न करेगा उसको वैद्युत प्रतिरोध बोलोगे, और ऊष्मा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करेगा उसको ऊष्मीय प्रतिरोध बोला जाएगा। और जो जल के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे तो उसको क्या बोलेंगे? वाटर रेजिस्टेंस, जलीय प्रतिरोध बोला जाएगा। तो जहां जहां पे कोई चीज रुकावट आ सकती है वो सभी चीजें रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेंगी। तो आपने पीछे इलेक्ट्रिक में पढ़ रखा है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हीट को फ्लो करने में जो रुकावट आएगी उसको बोलना है थर्मल रेजिस्टेंस, ऊष्मीय प्रतिरोध। होगा क्या उसकी बात करेंगे, उससे पहले जानेंगे रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो। जब कंडक्टर में जो हीट फ्लो होगी उसकी रेट क्या होगी, किस रेट से ऊष्मा प्रवाहित होगी। ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे फार्मूले बनेंगे, उनको ध्यान से समझिएगा। थोड़ा इसमें डेरिवेशन भी यूज होगा, क्योंकि डेरिवेशन के अंदर कई सारे फार्मूले बनते हैं, तो यहाँ पे डेरिवेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चल रही है, इधर जो बैठे इनके पास तो पता नहीं हवा उसकी आती है कि नहीं आती, नहीं आती ना। कान उसे खोल के ऐसे बांध लो तुम मुझे। बढ़िया बैठे उधर वाले हवा खा रहे हैं, ऐसी क्या है। गेट बंद करो। कहाँ जा रहे हो तुम, पागल वागल हो क्या? अरे अंदर रहने के लिए गेट बंद करते अंदर से, ये गेट गेट बंद कर रहा है बाहर खड़े होकर के। गजब का टैलेंट कूट कूट के भरा है भाई। हाँ ध्यान दो, थोड़ा इसी में बता रहे हैं। दिख रहा है, बात करते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसकी बात करना है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होती है, ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी। जहां पर दर की बात आ जाए समझ जाओ कि भैया वहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ फ्लो करना है। यहां पे हमें क्या फ्लो करना है, बोलो। हीट को फ्लो करना है। तो याद रखना, ओ बोले, रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो को हम कैपिटल एच से इंडिकेट करेंगे। तो क्या होगा, सप्लाइड हीट होगी अपॉन में
टाइम टेकन होगा, जो आप टाइम लोगे, यानी जो आपने हीट सप्लाई किया, जो ऊष्मा दी थी आपने, वो ऊष्मा होगी, कितनी ऊष्मा दिया था, Q, कितने टाइम तक दिया था, तो सप्लाइड हीट इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, एकांक समय में चालक को दी गई ऊष्मा क्या कहलाएगी, ऊष्मा प्रवाह की दर कहलाएगी। अगर ये फार्मूला हमारा है, तो इससे अगर हम बनाना चाहें दूसरा फार्मूला रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो का, तुम कल से आगे बैठना, ठीक है, तुम कल से आगे बैठना, दिन का दिन शैतान होते जा रहे हो। यहां पे Q की वैल्यू जरा रख के देखिए, ये Q की वैल्यू है, इसको पुट कर दीजिए, क्या बनेगा, के ए थीटा वन माइनस, देखो एक एक पॉइंट को केवल आप दिमाग में रखोगे कौन सी चीज क्या है, और कुछ नहीं करना है। इनटू में क्या था, टी बाई एल, रख दिया Q के प्लेस पे, यहां अपॉन में कैंसिल हो गया T से T, तो H कितना आया, थीटा वन माइनस थीटा टू बाई, ये क्या हो गया, ऊष्मा प्रवाह की दर हो गई, ठीक है। अब यहीं से हम बात कर लेते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता है। अच्छा, ऊष्मीय प्रतिरोध यानी थर्मल रेजिस्टेंस में रुकावट किसके मार्ग में आएगी, ऊष्मा के मार्ग में रुकावट आएगी। भाई हमें फ्लो क्या करना है, प्रवाहित क्या कराना है, ऊष्मा को प्रवाहित कराना है, उसी के मार्ग में रुकावट आएगी, तो उसी को बोला जाएगा ऊष्मीय प्रतिरोध। तो यहां से ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होगा, इसी फार्मूले से हम निकालेंगे, therefore H इक्वल टू के ए थीटा वन माइनस थीटा टू बाई एल। तो यहां से थीटा वन माइनस थीटा टू इधर ले आइए, अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू के ए बाई एल, इनको उलट दो भाई, थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एच इज इक्वल टू एल अपॉन के ए। अब याद रखना, टेम्परेचर डिफरेंस और ऊष्मा प्रवाह की दर का जो अनुपात होता है, इसी को बोलते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। तो याद रखना, यही हमारा होता है थर्मल रेजिस्टेंस आर। आर क्या हो गया, ऊष्मीय प्रतिरोध हो गया। तो याद रखना, ऊष्मीय प्रतिरोध का फार्मूला क्या बनेगा, हीट की कंडीशन में डेल्टा थीटा अपॉन एच, डेल्टा थीटा क्या है, थीटा वन माइनस थीटा टू यानी टेम्परेचर डिफरेंस है, और एल क्या है, लेंथ है, अपॉन में के ए, और के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, ए एरिया हो गया। तो ये फार्मूला है, इसको याद रखना, किसका है, ऊष्मीय प्रतिरोध का। नोट करिए फटाक से, तब तक इधर वाला मिटा लिया जाए। चलिए देखिए, अगर मान लो दो कंडक्टर को सीरीज में जोड़ दिया जाए, दो कंडक्टर को सीरीज में जोड़ दिया जाए। आपने 10th क्लास में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन किसका, प्रतिरोध का। 12th में आपने संधारित्र का पढ़ा होगा, कैपेसिटर का पढ़ा होगा, जो लोग 12th पढ़ चुके हैं, और 11th वाले अभी पढ़ेंगे
संधारित्रों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और 12th में ही है, अगर सेलों को जो जोड़ना हो तो कई सारे सेलों को जोड़ने से भी सीरीज और कॉम्बिनेशन, वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो अभी सेलों को जोड़ना सीखना होगा। तो 12th क्लास में चैप्टर है ना सिंपल सर्किट, किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है? उसी चैप्टर में आपको पढ़ना है सेलों को जोड़ना है। तो अगर किसी ने पढ़ा है तो बताइए सेलों को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ने पर लाभ होगा? अरे नाम नहीं पता है, सीरीज या पैरेलल? इन्होंने कहा मिश्रित क्रम में। जब हमें कोई बड़ी बैटरी बनाना हो तो कुछ सेलों को जोड़ते हैं सीरीज में और कुछ सेलों को जोड़ते हैं पैरेलल में, तो बड़ी बैटरी बनती है। आजकल जैसे लिथियम आयन बैटरी बनाई जा रही है, एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। तो इस प्रकार के बहुत सारे सेलों को मिला दोगे तो बैटरी बनेगी। बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेलों का संयोजन ही क्या कहलाता है? बैटरी कहलाती है। तो वो भी आपको पढ़ना है। तो सेलों को कब आपको सीरीज में ऐड करना है और कब आपको पैरेलल में ऐड करना है, कब आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐड करना, मिश्रित क्रम में। अच्छा, घरों में वायरिंग किस क्रम में होती है, किस कॉम्बिनेशन में? यहां वायरिंग किस कॉम्बिनेशन में है? एक दो लोग बोल रहे हैं, बहुत सस्पेंस में है। समांतर में। कौन कौन बोल रहा है समांतर में? हाथ उठाओ। जो बोल रहे हैं कि समांतर में वायरिंग होती है घरों की, वो हाथ उठाएं जरा। अरे ये क्या है? अब तो खाली 2 ही लोग उठा रहे हैं, वो आधा आधा उठा रही हैं। हाँ, इसे उठाते हैं। और तुम भी आधे आधा इसे, आधा सही आधा गलत। तुम भी, हाँ, तो बाकी लोग नीचे कर लो, उन्हीं की बारी, उसमें उसको पता है। तो घरों की वायरिंग समांतर क्रम में होती है ना? सही भी है, गलत नहीं है। अब मुझे आप बताओगे इसके कई सारे क्वेश्चन। घरों की वायरिंग हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों करते हैं? रीजन? क्योंकि अगर इन्होंने कहा, मतलब इन्होंने एक डिसएडवांटेज बोला। नुकसान क्या है? अगर हम श्रेणी क्रम में करेंगे तो नुकसान हमारा क्या होगा? इन्होंने कहा, क्या बताया था? हाँ ठीक है। इन्होंने कहा मान लो आपके घर में, ये घर मान लो हो गया, बाहर से वायर यहां से आता है और एक बल्ब यहां लगाया गया, उसके बाद उसी से जोड़ करके एक फैन, फिर अगला बल्ब, कूलर, पंखा सब जोड़ दिया, और जो सबसे स्टार्टिंग में बल्ब होगा खराब हो गया तो पूरे घर की वायरिंग बंद हो जाएगी। ऐसा होता है। दूसरा एक ये भी होता है, अगर मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में करोगे तो आपको पता है सीरीज में करंट सेम रहती है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। यानी सीरीज में करेंगे तो सभी अप्लायंस को वोल्टेज अलग अलग मिलेगा। जो पहले होगा वो जितने वोल्ट का होगा उतना ले लेगा, अब बाकी जो बचेगा अगले वाले को दे देगा, जो बचेगा अगले वाले को दे देगा। पता चला कि लास्ट में जो कुछ सामान यूज कर रहे हैं वहां तक वोल्टेज पहुंचा ही नहीं। तो मान लो सबसे पहले जो बल्ब होगा वो तेज जलेगा, उसके पीछे और धीरे, फिर और धीरे, फिर और धीरे, लास्ट वाला। जैसे कभी शादी ब्याह में देखा है जो लाइट लगाते हैं, वो एक ट्यूब लाइट जोड़ा फिर दूसरी जोड़ दिया, वो ट्यूब लाइट लंबी वाली। उनको कौन सा पता होता है सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन? उनको नहीं पता होता। तो कभी कभी वो अनजाने में जोड़ दिया करते हैं सीरीज में, और एक जगह खराब तो पूरी लाइन बैठ जाएगी। दूसरी चीज क्या होती है वहां, समस्या क्या दिखती है कि जो जनरेटर के पास में जो ट्यूबलाइट लगी होगी वो ज्यादा तेज लाइट दे रही होगी, और जो सबसे लास्ट में लगी होगी वो लिप 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 कर रही होगी, उस तक ठीक से वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है। देखा है ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो ये डिसएडवांटेज है सीरीज में करने के। पैरेलल में क्या है?
पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और दूसरी चीज है, पैरेलल में एक अप्लायंस खराब हो गया तो दूसरे अप्लायंस पर वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वही खराब होगा। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपने तो भैया सीरीज के सारे डिसएडवांटेज गिना डाले, अगर उसका कोनो प्रॉफिट नहीं है तो भी पढ़ते का है हम लोग? हटा दो सिलेबस से उसको, कहीं तो प्रॉफिट होगा। किसका? अभी बैटरी सेल की बात नहीं करना, बिल्कुल जब आएगा तब करेंगे। हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं, उपयोगी क्या है। आप देखते हो जो दीपावली के टाइम जैसे लाइट आती छोटे बल्ब वाली ना, झालर वाली लगा देते हो, बढ़िया ऊपर से नीचे तक लटकी हुई है, तो वहां पे देखोगे बहुत सारे बल्ब सीरीज में कनेक्ट होते हैं एक लाइन में, और वैसी ही बहुत सारी लाइन और भी उसमें जुड़ी रहती है। तो उसमें सीरीज में भी बल्ब जोड़ देते हैं और पैरेलल में भी जोड़ देते हैं। लेकिन अगर एक सर्किट ब्रेक हो गया, एक बल्ब मान लो कहीं से सर्किट खराब हो गया बल्ब का, वो बल्ब जलना बंद हो गया, तो उसके साथ सीरीज में जितने जुड़े होंगे बल्ब सब बंद हो जाएंगे। अब तुम सोचो उसको हम बनवा लें, तो इलेक्ट्रीशियन के पास ले जाओगे तो पहले तो हर एक बल्ब को चेक करेगा, घंटे भर कहीं लग जाएगा, और तुमसे मांगेगा 200-250 रुपए, तुम्हारा इतना टाइम खर्च हो गया। तुमको लगेगा इतना सा तो काम किया इसने, 200 रुपए किस चीज के, टाइम गया उसका। तो जितना तुम पैसा दोगे उतने में तुमको नई लाइट मिल जाएगी, तो इसलिए कोई बनवाता नहीं उसको। समझ गए ना? तो वहां पे एक एडवांटेज है, क्योंकि वहां पर उन छोटे बल्बों में वोल्टेज बहुत थोड़ा सा लगता है, बहुत ही कम वोल्टेज लगता है, इसलिए वहां पर सीरीज में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो खैर, हम यहाँ कंडक्टर में बात कर रहे थे हीट की। अगर हम दो कंडक्टर को ऐड कर लें सीरीज में, अभी पैरेलल की भी बात कर लेंगे। अभी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दो कंडक्टर को, मान लो ऐड कर दिया जाए सीरीज में, तो सब कुछ निकालना है। क्या निकालना है? दो कंडक्टर को मान लो आपने जोड़ दिया, ऐसे दो कंडक्टर इनको जोड़ दिया, और एक तरफ से हीट को ट्रांसफर करोगे इसमें, तो दोनों एंड पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग होगा, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। जहां पे दोनों ये बॉडी आपस में कनेक्ट हो रही होंगी, टच कर रही होंगी, वहां पर दोनों बॉडी का टेम्परेचर तो कॉमन होगा, उसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ टेम्परेचर, उभयनिष्ठ ताप, इंटरफेस टेम्परेचर, वो निकालना होगा। अगर दो कंडक्टर को आपने ऐड कर दिया सीरीज में, तो ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो क्या होगा, वो निकालना होगा। इस कंडीशन में हीट रेजिस्टेंस कितना काम करेगा, वो निकालना पड़ेगा। दोनों कंडक्टर हैं अलग अलग, दोनों के अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होंगी, तो उन दोनों की टोटल कंडक्टिविटी कितनी होगी वो निकालनी पड़ेगी। मतलब एक डेरिवेशन में 4-5 चीजें निकालनी पड़ेंगी। देखो भैया क्या होगा, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। और जिसने पढ़ा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिसका फर्स्ट टाइम है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और बाकी और ध्यान से देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझो? हाँ, तो पहले तो हेडिंग डाल लो, टॉपिक कौन सा है? श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों में निकालना है आपको ऊष्मीय प्रवाह की दर निकालना है। उसके बाद और क्या बोला हमने? उभयनिष्ठ ताप बताना है, और थर्मल रेजिस्टेंस ऊष्मीय प्रतिरोध बताना है, और तुल्य ऊष्मा चालकता
तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक बताना है। यानी आपको क्या क्या बताना है? रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो, कॉमा इंटरफेस टेम्परेचर, इसी को कॉमन टेम्परेचर भी बोलते हैं, और थर्मल रेजिस्टेंस, और क्या है? इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इतनी चीजें निकालनी है किसके? ऑफ टू कंडक्टर। कनेक्टिंग इन सीरीज, ये भैया हेडिंग है, डबल डबल मेहनत करवा लेते हो। यहां पे देखिए जो आपके पास टॉपिक है उससे रिलेटेड फिगर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मान लो हमारे पास दो कंडक्टर हैं, ये दो हो गए ना, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, बिल्कुल लाइन से ऐसे जोड़ना है। तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। अगर दाएं बाएं देखोगे तो भूल जाओगे इसको, तो इधर ही देखना, फिगर समझ लो ढंग से, आधी चीजें तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। अगर मान लो एक हमारे पास कंडक्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, कोई नाम तो है नहीं। अगर यहां से हम इसको कैपिटल क्यू हीट सप्लाई करेंगे, इसको कैपिटल क्यू हीट सप्लाई करेंगे, तो आपको मालूम है बॉडी के जो टेम्परेचर होंगे, टेम्परेचर डिफरेंस θ1, और इसका हो गया बीच में जो यहाँ पे दोनों कंडक्टर के लिए जो इंटरफेस टेम्परेचर रहेगा वो कॉमन रहेगा, उसको हमने थीटा मान लिया। ठीक है। अगर मान लो ये दोनों कंडक्टर देखो बराबर बराबर जुड़े हैं ना, तो दोनों के एरिया क्या होंगे? सेम होंगे। अगर दोनों कंडक्टर अलग अलग कंडक्टिविटी के हैं, दोनों की चालकता अलग अलग है, तो मान लो पहले की कंडक्टिविटी K1 है और दूसरे की K2 है। फर्स्ट कंडक्टर की लेंथ L1 है और दूसरे की लेंथ L2 है। तो इस कंडीशन में आप बताइएगा, जब यहां से कैपिटल क्यू हीट ट्रांसफर की गई, तो बताइए फॉर फर्स्ट कंडक्टर, प्रथम चालक के लिए रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो कितना होगा? रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा? ऊष्मा प्रवाह की दर कितनी होगी? H से लिखते हैं ना। और एक चीज और ध्यान रखना, जब दोनों चालकों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो यहां से रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो बिल्कुल सेम जाएगा। कोई मोटा पतला तो है नहीं इसमें, है ना, क्योंकि पीछे बोला था अगर किसी की मोटाई कम है, किसी की मोटाई ज्यादा है, तो वहां पे हीट का ट्रांसमिशन अलग अलग रेट से होगा, किसी में स्पीड में जाएगी, किसी में धीरे जाएगी। तो H का फार्मूला क्या पीछे बना था, याद है? Ka θ1 माइनस अपॉन, यही फार्मूला था ना। हम किसके लिए बना रहे हैं? फॉर फर्स्ट कंडक्टर। फर्स्ट कौन सा है? ये पहला वाला। इसके लिए बताइए कंडक्टिविटी कितनी है? K1, एरिया A, टेम्परेचर डिफरेंस इसके लिए
θ1 माइनस होगा, लेंथ क्या है h1 हो गया, ये पहले कंडक्टर के लिए। सेम एज फॉर सेकेंड कंडक्टर के लिए h2, बोलो क्या बनेगा, थीटा माइनस θ2 और अपॉन में, लेकिन आपको मालूम है कि रेट ऑफ हीट फ्लो जो होता है वो सेम रहता है कंडक्टर में, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं h1 और h2 सेम होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो सेम रहेगा, तो दोनों की वैल्यू रख दीजिए भाई। K1A θ1 माइनस थीटा अपॉन में इज इक्वल टू K2A थीटा माइनस θ2 अपॉन में, कुछ कैंसिल होगा इसमें, तो आप देख रहे हो भाई एरिया सेम है तो एरिया कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसकी बात कर लेते हैं, पीछे दिख रहा है, अभी नीचे लिख सकते ना, तो यहां से आप देखोगे K1 अपॉन L1, ठीक है ध्यान से देखना, K1 अपॉन L1 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं वो हमको नहीं पसंद है, तो K1 θ1 अपॉन में L1, K1 L1 से इसे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस थीटा में मल्टीप्लाई करिए, समझ में आया इतना है। K1 L1 से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले θ1 में हो गया, फिर K1 अपॉन L1 से थीटा में मल्टीप्लाई हो गया, माइनस करके हो गया, क्लियर इतना। ऐसे ही इधर भी मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो K2 L2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस बोलो K2 θ2 बाई, अब हमें जो निकालना है उभयनिष्ठ ताप यहां से मिल जाएगा, यानी इंटरफेस टेम्परेचर, दोनों चालकों के बीच में जो टेम्परेचर रहेगा वो मिल जाएगा, कौन सा, थीटा। तो यहां से सॉल्व करके हम थीटा निकालेंगे, तो बताओ भाई थीटा किसमें है, एक इसमें हो गया एक इसमें, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, तो कैसे करेंगे, इनको एक साइड कर लो, K1 θ1 बाई L1 और K2 θ2 इसको इधर उठा लाओ, प्लस में हो जाएगा, इतना मालूम हो गया, इज इक्वल टू ये थीटा वाले इसको उधर ले जाओ, तो प्लस में हो जाएगा K1 थीटा बाई L1 प्लस K2 थीटा बाई, इतना सबको आ गया होगा, है ना पीछे, हाँ नींद में ना रहो भाई। अब यहां से देखो हम थीटा कॉमन ले लेंगे, थीटा हमने कॉमन ले लिया, L1 L2 ले लो एलसीएम, L1 L2 एलसीएम ले लिया, तो यहां हो जाएगा K1 L2 प्लस K2 L1 हो गया, यहां भी एलसीएम ले लो L1 L2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, K1 θ1 L2 और यहाँ K2 θ2 L1, L1 L2 एलसीएम कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, थीटा के साथ ये मल्टीप्लाई में इधर ले आओ, तो K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 बाई कितना आ जाएगा भैया, ये जो मिला है ये है उभयनिष्ठ टेम्परेचर, संधि पृष्ठ का ताप बोलते इसको, उभयनिष्ठ ताप यानी संधि पृष्ठ का ताप, संधि का मतलब जहां पे दोनों चालक आके जुड़ रहे हों, यहाँ पे टेम्परेचर थीटा। अगर आपसे पूछा जाए इंटरफेस टेम्परेचर संधि पृष्ठ का ताप, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं, इसके बाद इसी से हम चाहें तो निकाल सकते हैं क्या चीज,
ऊष्मा प्रवाह की दर, वो भी तो निकालना है ना, ऊष्मा प्रवाह की दर निकालना है। H की वैल्यू दोनों में सेम है, दोनों कंडक्टर में सेम है ना H1 H2, तो हम किसी से भी निकाल लें। भैया ध्यान से समझना, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि स्कूल में पता नहीं समझ पाओ ना समझ पाओ तो यही पहले समझ लो, वहां ज्यादा आ जाए आपको अच्छे से। ऊष्मा प्रवाह की दर इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा है। तो भैया H1 H2 दोनों सेम है, हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे H1 ले लें चाहे H2 ले लें, दोनों सेम रहेंगे। तो चलो हम पहले से ले लेते हैं, ध्यान से भैया देखना। K1 A है, K1 A अपॉन कितना है L1, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है θ1 माइनस थीटा, इसको हम पूरा लिखने जा रहे हैं बड़े ब्रैकेट में। θ1 माइनस थीटा, थीटा क्या है, इंटरफेस टेम्परेचर है, और ये इतना निकला है, रख दो। जब तक रखेंगे नहीं तब तक सॉल्व नहीं होगा। देखो रखते हैं भाई, तो थीटा की प्लेस पे रखो थीटा की वैल्यू K1 θ1 L2 प्लस अपॉन में यहां तक तो मालूम हो गया ना, आ गया, तो बस यहां तक आ गया तो फिर आगे खतरा खत्म, आगे आप अच्छे से कर पाओगे। बस थोड़ा सा यही स्टेप पार कर लो, संभल के और चल लो थोड़ा सा। तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, K1 L2 प्लस K2 L1, एलसीएम हो गया। ये इधर आके θ1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K1 L2 θ1 इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा K1 θ1 L2, ये प्लस है माइनस हो जाएगा K2 θ2 L1। ढूंढो भाई, कुछ कैंसिल वैंसिल होगा, बोलो कोई कैंसिल होगा, कौन सा। तो कहना है इनका कि K1 L2 θ1, K1 L2 θ1, K1 L2 θ1, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा। क्या ये दोनों कैंसिल होंगे, नहीं, यहाँ पे θ1 है, यहाँ θ2 है, लेकिन एक चीज अगर ध्यान से देखोगे तो K2 L1 इसमें है, K2 L1 इसमें है, तो भैया कॉमन ले लेंगे K1 A, और अंदर से कॉमन क्या आ रहा है K2 L1, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा अपॉन में L1 है ना, यहाँ पे L1 से L1 कैंसिल हो गया, और ये एलसीएम भी तो बचा है अभी, K1 L2 प्लस K2। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या है बता रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है। आपको पता होना चाहिए इसमें भैया 4-4 5-5 हेडिंग है, तो बड़ा तो होगा ना। अगर एक हेडिंग की बात करोगे तो एक तो यहाँ पे खत्म हो गया था, यहां से दूसरी स्टार्ट हो गई, लेकिन चूंकि ये सब श्रेणी क्रम के ही है तो एक साथ करना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा यहां दिमाग लगाइएगा, सावधानी यहां हटाओगे तो दुर्घटना घट जाएगी। तो यहां पे क्या करने जा रहे हैं, A θ1 माइनस θ2, K1 K2 बचा है, अगर इसको हम नीचे लाएंगे तो कहां लिख सकते हैं, अगर इसको K1 K2 नीचे लाएंगे तो इसके अपॉन में लिखेंगे ना, फिर चलो लिखो
K1L2 प्लस K2L1 और अपॉन में क्या आएगा K1 K2। हम दोनों में लिख देते हैं, अलग अलग सेपरेट लिख देते हैं। कुछ कैंसिल होगा, यहाँ K1 कैंसिल, यहाँ K2 कैंसिल। तो ये भैया रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो कितना बनेगा, A θ1 माइनस θ2 अपॉन में L2 बाई K2 और यहाँ L1 बाई K1। तो हम लिख लेते हैं L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। ये हो गया ऊष्मा प्रवाह की दर हो गई। कब, जब चालक श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो टोटल ऊष्मा प्रवाह की दर का फार्मूला हो गया इंटरफेस टेम्परेचर हो गया। ऊष्मा प्रवाह की दर दोनों में समान रहेगी, H1 H2 हो गया। ये जितने पॉइंट बन रहे हैं मेन में इस पे फोकस करना भैया। चलो यहीं से अभी हम निकाल लेते हैं, ऊष्मीय प्रतिरोध भी निकाल लेते हैं। नोट करो जल्दी से क्योंकि जगह नहीं बची। अरे टाइम बड़ा जल्दी हो गया, आज लेट में आए थे। चलो केमिस्ट्री वाली मैडम तो है नहीं, तो इसको पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। मैडम कहाँ चली गई, पूछा नहीं है, हैं? किसी को पता है नहीं है। ये कोसा कांची क्या कर रहे हो? तुम वास्तव में बहुत छद्दर हो। सनीचर है हाथन पाँव में कुछ थोड़े। आर्यन समझ पाए हो? हैं? समझ गए हो तो समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। थोड़ा अभी और बाकी इसमें वो भी हो जाए तो अच्छा है। कुछ लड़कियां नहीं आती है, कौन सी है मुझे नाम नहीं पता, फेस पता है, पता नहीं कहाँ गए। और सुहाना क्या नहीं होती, सुहानी है कहाँ गई? पढ़ाने पैसे कमा लिए। पैसे के लालच में जो पड़ गया ना वो समझो चला गया, खत्म। पढ़ने की उम्र है, पढ़ लो, नहीं तो बस घर वाले चाहते ही तुम कमाओ, और जिस दिन कमाना स्टार्ट कर दिए उस दिन खर्चा देना बंद हो जाएगा और तुम्हारी जिम्मेदारी तुम खुद उठाओ। अब धीरे धीरे टाइम आ जाएगा, शादी ब्याह कर देंगे, कहेंगे लो अपने लड़के बच्चे ने खर्चा उठाओ।
अब सारा भार तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। तब खोपड़ी पे हाथ रख के रोना फिर। अभी टाइम है, सोच लो, नहीं आने वाला टाइम बहुत ही आप लोग के लिए दर्दनाक होने वाला है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र, अच्छा मुझे मुझे जरा एक एग्जांपल सिंपल बता दो। अगर आज की डेट में किसी को मोबाइल चलाना नहीं आता तो उसकी लाइफ कैसी है? आप सोच के बताओ मुझे। हाँ, कोई मतलब नहीं है। अरे कैसे मान लो बिना स्वाद के खाना, वैसे ही बिना स्वाद के जिंदगी हो गई आपकी। तो आप ये सोच लो आगे जो लाइफ है, आगे जो लाइफ है ना, वो पूरी टेक्निकल लाइफ है। हाँ, दादियां तो बता तो रहे हैं, जिसको नहीं आता चलाना उससे पूछो उसकी लाइफ क्या है। यानी कुछ भी करना है, कुछ भी करना है तो पहले आपको कोई ऐप खोलना, कोई साइट खोलना है, टेक्निकल आपको आना चाहिए। और अभी आपके सामने हम खड़े होके पढ़ा रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको एआई पढ़ाएगा। टीचर की भी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। तो सोच लीजिए आपको कहाँ किस फील्ड में जाना है। और आने वाले टाइम पे आप देख लेना, ये स्कूल कॉलेज भी बंद हो जाएंगे। आप रिटर्न में करते हो ना पेपर, ये बंद हो जाएगा पूरा, बस ऑब्जेक्टिव टिक लगाओ आंसर दो, ऐसा पेपर हो जाएगा। स्कूल क्लासेस बंद हो जाएंगी। घर पे बैठ के पढ़ाई करना है, घर पे बैठ के पढ़ाई करना है, ऑनलाइन एग्जाम दे देना है। पास हो गए तो मार्कशीट आ जाएगी, फेल हो गए तो फिर से पढ़ो। किसमें कैसे पास हो जाओगे? इनका कहना है कि ऑनलाइन रहेगा तो घर से पेपर देना हम कर लेंगे। ऐसे नहीं। अच्छा ये मुझे जरा बताना, इनका जवाब देखो। इन्होंने दिमाग लगाया कि घर पे पेपर होगा तो हम चीटिंग कर लेंगे, हैं? जो लोग घर बैठ के किसी कंपनी का काम करते हैं, घर बैठ के काम करते हैं किसी कंपनी का, तो आपके हिसाब से तो काम करें चाहे ना करें, चाहे रात में करें चाहे दिन में करें, है ना? कोई देखने वाला ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है भैया। जैसे मान लो आप वर्क फ्रॉम होम करते हो ना, लैपटॉप खुला रहेगा, उसका कैमरा खुला रहेगा, और उसके जब तक बैठे रहोगे वो आपको देखते रहेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप ये मत जानिए कि हमें सामने कोई साक्षात नहीं तो हमको कोई देख नहीं रहा है। आने वाला टाइम इतना खतरनाक होने वाला है कि जहां आपको उम्मीद नहीं होगी, यहाँ कोई नहीं है, वहां भी कोई ना कोई आपको देख रहा होगा। आगे देखो। अच्छा इसको मिटा रहे हैं। इधर ध्यान दो, बातचीत बंद कर दो। अभी आपने ऊष्मा प्रवाह की दर पढ़ी है ना? अभी और इसमें देखो क्या क्या बचा है। उभयनिष्ठ ताप हो गया, ऊष्मा प्रवाह की दर हो गई, ऊष्मीय प्रतिरोध बचा है, और तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक बचा है। यानी दोनों कंडक्टर का टोटल कंडक्टिविटी कितनी होगी वो निकालना है, और रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको मालूम है किसकी बात करते हैं? ऊष्मीय प्रतिरोध देख लो। थर्मल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो आपने H1 इक्वल टू कितना पढ़ा था? अभी कितना लिखा था? बोलो। K1A θ1 θ2 नहीं, θ1 माइनस थीटा, ये H1 था। और पीछे हमने जो फार्मूला लिखा था ऊष्मीय प्रतिरोध का, वो कितना था? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में
ऊष्मा प्रवाह की दर। तो भैया L1 ये K1A, L1 इधर ले आओ तो L1 अपॉन K1A हो जाएगा, और यहां θ1 माइनस थीटा H1 को इधर ले आओ, यही बनेगा। जैसा पीछे सूत्र लिखवाया है ऊष्मीय प्रतिरोध का वैसे ही बनाना। तो ये पहले कंडक्टर का है, तो ये हमारा हो जाएगा R1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप बताइए सेम है, जो सेकेंड कंडक्टर था H2 इक्वल टू कितना था, K2A थीटा माइनस θ2 बाई, तो यहां से L2 अपॉन K2A इज इक्वल टू थीटा माइनस θ2, और यहां से H2 इधर जाएगा, अपॉन में आ गया। देखो ऐसा ये भी बना है, बस आपको बनाना है। तो ये हो गया सेकेंड कंडक्टर के लिए, R2 हो गया। अगर इसको हम मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते इक्वेशन सेकेंड, तो इन दोनों को जरा आप ऐड कर लो। ऐड करोगे तो ये L1 अपॉन K1, वैसे ये हमारा क्या है, ये तो हमारा रेजिस्टेंस ही है, तो दोनों तरफ लिखने की जरूरत नहीं है, हम इन्हीं को लिखेंगे। θ1 माइनस थीटा अपॉन H1 और प्लस थीटा माइनस θ2 अपॉन H2, इधर है R1 और ये है R2। अभी आपको पीछे हमने बताया था H1 और H2 क्या है, बराबर है दोनों। हम मान लेते हैं कि भैया H है, ठीक, दोनों सेम हो गए, H मान लिया। तो अगर ये H हो जाएंगे दोनों, तो एलसीएम कितना आएगा, H हो जाएगा। ये ऊपर ऐड कर लेंगे, θ1 माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू R1 प्लस, तो यहां देखिए थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो गया, θ1 माइनस θ2 बाई। अब जरा अगर इसको आप ध्यान से देख सकते हो तो देखिए यहाँ पे θ1 माइनस थीटा बाई H1, ये पहले कंडक्टर के लिए था ना R1, सेकेंड कंडक्टर के लिए थीटा माइनस θ2 अपॉन H2, और यहां θ1 से θ2 बाई H, ये किसके लिए है, ये पूरे कंडक्टर के लिए हो गया ना, दोनों कंडक्टर के लिए। तो ये हमारा हो गया टोटल रेजिस्टेंस हो गया R। तो भैया याद रखना ऊष्मीय प्रतिरोध का फार्मूला श्रेणी क्रम में ये मिलेगा, समांतर क्रम में अब आप बताने की जरूरत नहीं क्या मिलेगा, वो अपॉन में मिल जाएगा। और क्या बचा है, तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक बचा है। क्या है उल्टा पुल्टा जा रहा है। ये हो जाने दो, इसको पूरे कंप्लीट तो हो जाए। और इसमें 4 है कि 5 है, 5 हेडिंग है, 4 है। टॉपिक कौन सा था, अगर दो चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो जो जो चीजें यूज होती हैं पूछता है एग्जाम में, उनको तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना, तो इतनी चीजें पूछता है, हम सब इकट्ठे निकाल लेते हैं। तो ध्यान दो, तुल्य ऊष्मा चालकता यानी टोटल दोनों कंडक्टर के लिए के कितना हो जाएगा। अगर थोड़ी देर के मान लो दोनों चालकों को क्या करना है, संयुक्त करना है। संयुक्त करने पर, संयुक्त मतलब दोनों चालकों को मान लो कि पूरा एक कंडक्टर, एक चालक है। अगर एक चालक है
तो उसकी टोटल कंडक्टिविटी क्या होगी, के हो जाएगी। तो रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो क्या होगा, H इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, के ए, और ऐसे हो जाएगा फिगर भी, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो। यहां टेम्परेचर θ1, यहां θ2, L1 L2 और इसका K1 K2 था, तो दोनों को इकट्ठा मिला के हमने मान लिया इसका ऊष्मा चालकता K हो जाएगा, और क्षेत्रफल दोनों का सेम रहेगा। टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2 पूरे के लिए, और बटे में टोटल लंबाई L1 प्लस L2, पूरे की बात करें ना, पूरे कंडक्टर को एक मान लिया हमने, तो इतना हो गया। अच्छा, ये संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर है ना, और जो अभी यहां ऊपर पढ़ा था वो भी तो संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर थी। क्या निकला था यहां ऊपर जो लिखा था फार्मूला, ए θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस, ये भी संयुक्त चालक की है और ये भी संयुक्त चालक की ऊष्मा प्रवाह की दर है, मतलब टोटल कंडक्टर की ये भी है, रेट ऑफ हीट फ्लो ये भी है, दोनों सेम होने चाहिए, तो दोनों को सेम रख दो। तो के ए θ1 माइनस θ2 बाई L1 प्लस L2 इज इक्वल टू ए θ1 माइनस θ2 बाई L1 अपॉन K1 प्लस L2 बाई, कुछ कैंसिल होगा, ये ए θ1 माइनस θ2 कैंसिल हो गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, तुल्य ऊष्मा चालकता यानी कैपिटल के, तो के निकालना है, तो के साथ डिवाइड में L1 प्लस L2 इधर भेज दो, मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन में L1 अपॉन K1 प्लस L2 बाई, ये हो गया टोटल ऊष्मा चालकता गुणांक। इसमें एक चीज और है, अगर मान लो न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि जो कंडक्टर आपने जोड़ा है दोनों, उनकी लेंथ सेम हो, दोनों समान लंबाई के हों, अगर मान लो L1 और L2 दोनों बराबर हो जाएं, L के बराबर हो जाएं, तो इसमें रख के देखो तो टोटल थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, L1 L2 दोनों सेम हो के L कितना बन जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 2L हो जाएगा, और यहां L1 सेम हो जाएंगे तो L कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ये L से L कैंसिल हो जाएगा, नीचे एलसीएम कितना आएगा K1 K2, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर K1 प्लस, तो अपॉन के फिर अपॉन में तो उलट के ऊपर चला जाएगा, तो 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। अगर मान लो आपसे बोला जाए दोनों की लेंथ सेम है तो टोटल ऊष्मा चालकता जो होगी इतनी हो जाएगी, इसको यूज कर लेना है। ये खत्म हुआ भैया।